दोस्तों आजकल सभी को पता है कि फंड पाना थोड़ा सा टफ हो गया है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, चाहे सीएसआर के हों, चाहे फॉरेन के हों। तो क्या वाकई में अब संस्था बिना फंड के तो काम करेगी नहीं। तो आज का जो वीडियो है इसी पे आधारित है कि कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जिस टूल्स के साथ उनको इस्टेब्लिश करता हूँ या प्रमोट करता हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे अगर, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन न ही इस्टेब्लिश होगी बल्कि अच्छी खासी वो रन करेगी। और साथ में सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हैं वो भी पूरे होंगे, इवन ग्रांट भी आएगा। और ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड जितने लोग होंगे सभी की अच्छी खासी इनकम भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ में मैं आपको समझाते हुए इस पूरे वीडियो को बनाऊंगा कि कैसे कैसे किस किस स्टेप में हम लोग काम करते हैं। उसी स्टेप को आप भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो बस यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं जिनकी अपनी एनजीओ है, उनको कुछ एक्टिव रहना पड़ेगा। और बगैर किसी शॉर्टकट के, बगैर एक्स्ट्रा कोई खर्चे किए हुए या एक्सपेंसेस किए हुए उनको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कितने प्रकार के फंड सोर्सेज मैं अपनी एनजीओ के लिए, जो भी एनजीओ मेरे से जुड़ी रहती जिनका मैं कंसल्टेंट हूँ, उनके लिए मैं क्रिएट करता हूँ। ये फैक्ट है कि उसके लिए उनकी भी मेहनत पड़ती है, लेकिन कितने फंड के रिसोर्सेस क्रिएट होते हैं जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होती है और प्रमोट होती है। और एक चीज़ और, वो जो इनकम है वो सस्टेनेबल रहेगी, मतलब वो इनकम आगे तक भी चलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश करेगी। तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कि कितने प्रकार के फंड के सोर्सेस बनाए जाते हैं। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या प्रयास किया जाता है। तो जैसे जो सबसे पहला हम लोग फंड रिसोर्सेज बनाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं यूज करता हूं ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कि उनका पूरा एक वाइडर नेटवर्क में उनका पूरा प्रमोशन हो जाए। इसके लिए गूगल का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका एक प्रोग्राम चलता है जिस बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को वो एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो एक आपको पास देखा जाए तो एक सपोर्ट प्रोग्राम उन्होंने चला रखा हुआ है। तो सपोर्ट प्रोग्राम के ही अंतर्गत हम लोग गूगल के उस स्पेस को यूज़ करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को उनके गूगल लिंक के जरिए उसको प्रमोट करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज और बढ़ जाता है। मतलब सोशल मीडिया तो यूज़ ही होता है, साथ में गूगल का प्लेटफॉर्म भी यूज होता है। जैसे आपने सर्च किया तो गूगल के प्लेटफॉर्म पे पहले नंबर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे सकती है बगैर ₹1 का भी अलग से इन्वेस्टमेंट किए हुए। इसलिए मैंने नो इन्वेस्टमेंट की बात की थी। तो उससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि जैसे किसी ने डोनेशन के लिए सर्च किया या एनजीओ के लिए सर्च किया या किसी प्रोग्राम के लिए सर्च किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाएगी। और अगर उसने उस पर क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, अब जहाँ से उनको आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में उनको वो सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको साथ में सपोर्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से गूगल के सपोर्ट प्रोग्राम का भी फायदा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और आपको भी यूज़ करना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। तो सबसे पहले जो हमने कहा कि आपको फंड के रिसोर्सेस क्रिएट किए जाते हैं, वो कितने टाइप के किए जाते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट किए जाते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेस का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत से स्रोत रहेंगे इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें बहुत आसान तरीके से नहीं होती हैं, थोड़ा सा जरूर उसके लिए मेहनत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करनी होती है और सस्टेनेबल इनकम भी जनरेट करनी होती है। इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि किसी तरह से कोशिश करके कोई एक फंड जनरेट किया या कहीं से फंड पाया, प्रोजेक्ट खत्म, बात खत्म और ऑर्गेनाइजेशन फिर उसी कगार पे आ गया। ऐसा 90% जो एनजीओ के साथ ऐसा होता है और ये आप भी जानते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि
पब्लिक फंड रेज पे हम लोग आते हैं। पब्लिक फंड रेज एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये शुरू हो गया किसी तरीके से, ये बहुत कठिन नहीं है, इसके लिए भी आपको मैं सारे ट्यूटोरियल दे सकता हूँ, गाइडलाइन भी दे सकता हूँ। बहुत इजी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि कोई विशेष आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। इवन आपके पास अगर टीम भी नहीं है तो भी काम होगा। अगर मान लिया आपके पास फंड नहीं है तो भी काम होगा। इन केस आपके पास सेंटर नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, कोई शेल्टर होम नहीं है, तब भी उसकी आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई शेल्टर नहीं है या सेंटर नहीं है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो पब्लिक फंड रेज एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपकी मेहनत बहुत काम आती है। और जब इससे एसोसिएटेड जब आप इनकम सोर्सेज के बारे में मैं आगे के पार्ट में वही समझाने जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें आगे आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ये वैसे हालांकि आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट का मैटर है, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की हर बातें आपको समझ में आए और उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि देखिए मैं शॉर्टकट्स नहीं जानता, मैं उसके लिए किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं ये भी कभी नहीं कहता कि किसी को पकड़ लो वो आपको दिलवा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होगा वो आपके ही बेस पे होगा और आप ही के प्रयास से हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करना चाह रहे थे, मल्टीपल सोर्सेस क्या क्या हम लोग पैदा कर सकते हैं। फिर अगर दूसरा देखा जाए तो जब हमारा फंड रेज का प्रोसेस शुरू होने लगता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन बढ़ जाते हैं ऑनलाइन इनकम की। तो ऑनलाइन इनकम कैसे होता है? तो वो एक बिजनेस प्रोसेस होता है, उसके बेस पे ऑनलाइन इनकम होता है। तीसरा ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है तो आपको पास कोलैबोरेशन के बहुत ऑफर जनरेट हो सकते हैं या आप भी लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को हम इंडोर्स करेंगे या प्रमोट करेंगे या कोलैबोरेट करके आप काम कर सकते हैं। जो भी उनकी एक्टिविटीज है, जैसे हॉस्पिटल के साथ, स्कूलों के साथ, किसी के साथ भी आप कोलैबोरेट होकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके फंड के सोर्सेज बनते हैं। तो आप कोलैबोरेशन के साथ भी आपके पास एक फंड जनरेट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये भी एक आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। और अब देखिए यहाँ पे बात मुद्दे आती है CSR फंड की। CSR फंड में चूंकि अब थोड़े फंड मिलने कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फंड नहीं मिल रहे हैं। होता क्या है कि अब वो फिल्टरेशन ज़्यादा हाई लेवल के होने लगे। अगर आपने एप्लीकेशन, एक CSR फंड कोई निकलता है, 1000 एप्लीकेशन जाते हैं, तो उसमें भी फिल्टरेशन उनका क्राइटेरिया उनका बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब उस तरीके से वो फिल्टर करके ऑर्गेनाइजेशन को इंटरटेन करते हैं। तो अगर मान लिया कोई आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज चल रही, जैसे मान लिया आपने एजुकेशनल कैंप के लिए प्रोजेक्ट लगाया और आपने एक फंड रेजिंग प्रोग्राम में भी आपने एजुकेशनल कैंप को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एजुकेशनल कैंप का एक्टिविटी बड़ी हाई लेवल की होगी, बड़ी वो जस्टिफाइड होगी। तो जाहिर सी बात है जब आपने CSR में प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपकी एक्टिविटीज भी साथ में जाएगी, जस्टिफाइड एक्टिविटीज में जाएगी। तो आप उसको अच्छे से इलोबोरेट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल की बात नहीं, कंसिडरेशन में जाएगा। जब कंसिडरेशन में जाएगा तो CSR की टीम निश्चित रूप से आपके यहाँ फील्ड में इंस्पेक्शन के लिए आएगी ही आएगी, हर हालत में आएगी। तो उस वक्त आपको ये प्रूव करने में बहुत इजी रहेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ के लिए उसने प्रोजेक्ट लगाया है ऑलरेडी हम लोग उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको फंड देने के लिए बात भी करेंगे। हो सकता है कुछ और भी ऑप्शंस आपको दे दें कि आप ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करे। तो यहाँ पे आपका CSR ग्रांट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मान लिया एक और मैं गवर्नमेंट ग्रांट की भी बात कर ले उसमें।
इनकेस जैसे मान लिया आप ओल्ड एज के लिए काम कर रहे हैं, या हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे हैं और इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे मान लिया आप लर्निंग सेंटर चला रहे हैं, आपके पास फंड नहीं लेकिन आप फंड रेज कर रहे हैं, पब्लिक से फंड रेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सेंटर आपका चल रहा है। तो जब आप उस पर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो प्रोजेक्ट के लिए भी जो टीम आएगी, गवर्नमेंट की टीम आती है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की टीम आती है जांच करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपके प्रोग्राम को वो जस्टिफाइड पाएगी, तो वहाँ पे भी आपके प्रोजेक्ट अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ये भी चीज़ है जहाँ से आपको इनकम जनरेट होगी और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। सारी चीज़ें बेस करती हैं इनिशियल एक्टिविटीज, ध्यान रखिएगा जो मैंने पहले पॉइंट पर डाला हुआ है यहाँ पे, पब्लिक फंड रेज। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आप लोगों में जिसको भी इससे रिलेटेड इंटरेस्ट है वो आप मैसेज डालिएगा, आपको मैं बहुत कुछ इसमें समझा सकता हूँ और इसको मैं शुरुआत भी करा सकता हूँ इस चीज़ को, या फिर इससे रिलेटेड मैं आपको ट्यूटोरियल्स भी ऐसा नहीं कि उसके कोई चार्जेस हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। फ्री ट्यूटोरियल्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसके बेस पे आप चाहें तो इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने बना रखी हुई तो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए, किसी भ्रामक प्रचार में पड़ी, क्योंकि क्या होता है कि अब जब फंड के शॉर्टेज हो गए तो दुनिया भर के सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, मैसेजेस जाते हैं, मेल पे जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज घूमते रहते हैं, खूब ढेर सारे ग्रुप बन गए हैं, मैं देखता हूँ उसमें तरह तरह के ऑफर्स आते हैं। और इसके बाद से ये जो आजकल घूम रहे हैं कि ये फंडिंग वो फंडिंग, इधर से पैसा लाओ, इतना दे दो उधर, ये भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए चल रही क्योंकि अब थोड़े से ग्रांट कम लोगों को मिल पा रहे हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि संस्थाएं बहुत ढेर सारी हो गई हैं। ग्रांट्स तो उतने ही है लेकिन संख्याएं बहुत ज़्यादा हो गई संस्थाओं की, तो जाहिर सी बात है सभी हाथ पर पटक रहे हैं, इसी का लोग फायदा ले रहे हैं। तो चलिए, यहाँ हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट पे आपको मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट की बात हो रही थी। और उसके बाद से ये अगर मेरे सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर रही हैं तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बात करता हूँ या उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके बाद से आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दीजिए, जैसे पॉट मेकिंग, क्राफ्ट मेकिंग, इसी टाइप की कोई चीज़ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, जिसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। तो वो सोशल एक इस टाइप का बिजनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये स्टैंड कर जाता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पीछे मुड़ के तुम नहीं ही देखेगी। इन जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें, जैसे फंड रेज का आपका प्रोसेस बढ़िया शुरू हो गया तो बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपका एक ह्यूज नेटवर्क बन जाएगा। और जब बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, बड़ा आपके सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आपकी एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी खासी दिखाई देने लगेगी, तो बहुत से लोग आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए कहेंगे और बहुत तरीके से आपके पास इनकम आएगी। और फिर लास्ट में एक इनकम आपके पास आ सकती है जब आपका एक नेटवर्क बहुत बढ़िया हो जाए, बड़ा ह्यूज नेटवर्क हो जाए सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो आपका बनेगा ये बहुत आपको एक स्ट्रांग पोजीशन देगा जिसके लिए आप ख्वाहिशमंद होंगे। वो कैसे? क्योंकि अब ये यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता हो, मतलब आपके जितने चैनल हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चैनल्स हैं, वो हो सकता हो आपको मोनेटाइज हो जाएं। मोनेटाइजेशन आप जानते ही हैं, आजकल कोई भी इसका ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को नहीं जान रहा है। अगर ये आपके चैनल मोनेटाइज हो जाता तो एक इनकम की जनरेशन वहाँ से भी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल मैटर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे काम करते हैं। इनका नेटवर्क लार्जर बनाना है, इनके अप्रोचेज लार्जर करने हैं। तो इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो ये मैं फंड के रिसोर्सेज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है। इसके बाद से हमारा काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करना। वो कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन क्या होते हैं कि किसी ने कह दिया कि लो भाई ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, लो मैं फंड दिलवा देता हूँ। तो शॉर्टकट्स
लोगों को भाने लगते हैं तो वो बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। या फिर मैंने भी बताया कि दुनिया भर के ऑफर ये वो दुनिया भर के इधर से उधर चलते रहते हैं, तो इससे वो ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ, उनके ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक असेसमेंट करता हूँ, जिसको एनजीओ असेसमेंट कह सकते हैं आप। तो एनजीओ असेसमेंट जब हो जाता है तो उनके जितने भी कन्फ्यूजन है उसको हम लोग रिमूव करने में, उनके कन्फ्यूजन को दूर करने में आसानी हो जाती है। उनका एक्चुअल स्टेटस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ये उनको बता दिया जाता है ताकि वो उसी बेस पे काम करना शुरू करें। तो जब एक्चुअल स्टेटस आ जाता है तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ऐसे नहीं काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। फिर इसके बाद से क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की बात आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको कोई भी फंड नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें आपको संस्था को बड़ा सपोर्ट करती हैं। फंड के रिसोर्सेज की बात मैंने कर ली, नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की बात कर ली, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ली, कन्फ्यूजन दूर करने की बात कर ली। अब मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी शुरू में कहा कि अगर आपके पास कोई टीम नहीं है तो भी इसका सॉल्यूशन है। अगर फंड नहीं है तो भी सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है। आप ऑनलाइन जो भी बिजनेस हमने बात की है जनरेट करने की, उसके लिए फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए आपके अपने आप को एक्टिव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी ऑनलाइन। आपके जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट की बात मैं कर रहा था, ये आपका आराम से इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद से जो हमने आपसे कहा है कि फंड रेज के लिए कोई अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई सेंटर आपके पास नहीं है तो कुछ ऐसा आप प्रोजेक्ट लेके चलिए जिसमें सेंटर बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बहुत से ऐसे हैं आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सेंटर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो चीज़ें आप बड़े आराम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर हम लोग एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। जैसे हमने फंड रेज के बारे में बात की, तो फिर एक स्ट्रेटजी प्लान होती है कि स्ट्रेटजी के बेस पे कोई भी चीज़ें बगैर प्लानिंग के नहीं होगी। एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी, फोकस्ड पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो वो चीज़ें बनेंगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको भी पॉलिसी बनानी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ को बस ध्यान देना पड़ेगा कि मिसगाइड ना होइए, कंफ्यूज ना होइए, शॉर्टकट्स के चक्कर मत आइए, किसी स्कैम के चक्कर मत आइए, अननेसेसरली एक्सपेंसेस मत कीजिए, फालतू के प्रोजेक्ट्स मत लगाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स लगाना, प्रोजेक्ट्स पाना ये ईजी नहीं है। तो फालतू के प्रोजेक्ट्स मत लगाइए, किसी कहने पे प्रोजेक्ट ना लगाइए। दुनिया भर के जो आते हैं कि स्किल ट्रेनिंग ऐसा वो जो भी हो, बहुत से आपको दिखते भी होंगे, सब जगह दौड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत जगह आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती भी नहीं है, और इनकेस एप्लीकेबिलिटी बनती भी है तो आप जब इंस्पेक्शन होगा तो वहाँ पे आप फेल्योर हो जाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या आपको बातें मेरी समझ में आ रही है, तो एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक गाइड या सुपरवाइज़र या कोई ऐसा एक्सपर्ट जो आपकी संस्था को गाइड कर सके, उससे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले सकते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में ले लीजिए, उसके साथ उसकी सर्विस हायर कर सकते हो तो उसकी सर्विस ले लीजिए, लेकिन उसको लीजिए ज़रूर। और इससे फ़ायदा क्या होगा ये जानना है तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। या फिर ऊपर देखिए ये फ्लैश कर रहा है, वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी एक बार देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि गाइड का फ़ायदा क्या है और एक मेंटर क्या करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आकर बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। जो भी आप लोगों को क्वेरी होगी मैं उस क्वेरी का जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को जिस स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने बताया है इस्टेब्लिश करने का, उसी तरीके से आप भी इस्टेब्लिश करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।